नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। तमिलनाडु में चेन्नई समेत जिस तरह से कई जिलों में हुई भारी बारिश से हालात बिगड़ गए और एनडीआरएफ समेत कई एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली में हुई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर मंथन किया गया। यूपी के फर्रुखाबाद की जेल में एक कैदी की मौत के बाद मचे बवाल में 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए और देश के कुछ राज्यों के तरह पंजाब ने भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटाकर लोगों को राहत दी। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की जिला जेल जंग के मैदान में तब्दील हो गई। वहां कैदियों ने जेल पर कब्जा जमा लिया और जमकर तांडव किया। इस झड़प में 3 कैदी जख्मी हुए जबकि 30 पुलिस वाले भी घायल हो गए। बताया गया कि वहां उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी की डेंगू से मौत हो गई, लेकिन उसकी मौत की खबर जैसे ही जेल तक पहुंची कैदी भड़क गए और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। बात इतनी बढ़ी कि कैदियों ने जेल की ज्यादातर बैरकों पर कब्जा जमा लिया। जमकर आगजनी और तोड़फोड़ की गई। सामने आई तस्वीरों में जेल के अंदर से आग की लपटें उठती नजर आईं। जेल प्रशासन भी कैदियों के आगे लाचार हो गया। बात हाथ से निकलती देख बड़े अधिकारी भी परेशान हो गए। बाद में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स वहाँ भेजी गयी, जिसने आते ही मोर्चा संभाल लिया। हालांकि इसके बाद भी कैदी नहीं माने। पुलिस और कैदियों के बीच जमकर हिंसक झड़पें हुई। सामने आई तस्वीरों में एक आदमी जमीन पर गिरा नजर आया। कई कैदी बैरक की छतों पर चढ़ गए थे, जिन्हें घसीटते हुए नीचे उतारा गया। कैदियों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने जेल में फायरिंग की, जिसमें 3 कैदी जख्मी हो गए। हालांकि पुलिस ने इन आरोपों से इनकार किया और जेल में पूरी प्लानिंग के तहत हिंसा भड़काए जाने की बात कही। इस तरीके में इन्होंने लगातार हर बैरक में इन्होंने पत्थरबाजी करना, आगजनी करना, साथ ही साथ जो जेल के जो गेट हैं उनको तोड़ना। बाद में पुलिस ने हिंसा भड़काने के आरोपी कैदियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। 100 बात की एक बात है कि फर्रुखाबाद की जेल में बंद एक कैदी की डेंगू से मौत होने के बाद कैदी भड़क गए और उन्होंने नाश्ते के वक्त जेल के स्टाफ पर हमला कर दिया। आरोप है कि हालात संभालने की कोशिश में जेल प्रशासन ने फायरिंग की, जिसमें 3 कैदी जख्मी हो गए। इसके बाद हंगामा और ज्यादा बढ़ गया। हालांकि बाद में किसी तरह हालात पर काबू पाया गया। इस झड़प में 30 पुलिस वालों को चोटें भी आई। तमिलनाडु के चेन्नई में हुई जोरदार बारिश से शहर में बाढ़ जैसे हालात हो गए, जिसके बाद मुख्यमंत्री एमके स्टालिन खुद हालात का जायजा लेने के लिए सड़क पर उतरे। क्योंकि चेन्नई के कई इलाकों में बारिश का पानी जमा होने से सड़कें ही दिखना बंद हो गईं, जिसका सीधा असर ट्रैफिक पर पड़ा। जिन सड़कों पर आम दिनों में गाड़ियां फराटे से दौड़ती थी, उन सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार सुस्त पड़ गई। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हुई जो जरूरी काम के लिए अपने घरों से बाहर निकले, लेकिन उन्हें घुटने तक पानी से होकर अपनी मंजिल तक जाना पड़ा। शहर के निचले इलाकों में तो हालात बेहद खराब दिखे। वहाँ कुछ जगहों पर 4 से 5 फीट तक पानी भर गया, जिसके बाद गाड़ियों के पहिए तक दिखना बंद हो गए। यहाँ तक कि कई मकानों में भी पानी घुस गया और 2 पहिया और साइकिल वालों के लिए सड़कों पर चलना दूभर हो गया। हालात बिगड़े तो फौरन राहत टीमों को भी मदद यहां पर लेनी पड़ी और मैदान में उतार दिया गया, ताकि बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहे लोगों तक फौरन मदद पहुंचाई जा सके। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक भारी बारिश का ये दौर इसी तरह जारी रह सकता है। लो प्रेशर बन रहा है जो दक्षिण पूर्व बंगोपसागर में, वो अभी 9 से 11 तक जो है हैवी रेनफॉल देगा चेन्नई कोस्ट, नॉर्थ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु कोस्ट। मौसम विभाग की इस चेतावनी के बाद एनडीआरएफ की 4 टीमों को अलर्ट पर रखा गया है, ताकि अगर हालात और ज्यादा बिगड़े तो लोगों की फौरन मदद की जा सके। इस भारी बारिश की वजह से चेन्नई के कुछ इलाकों में पेड़ों के गिरने की घटनाएं भी सामने आई, जिसकी जानकारी मिलते ही फौरन प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और इलेक्ट्रिक आरी की मदद से पेड़ों को काटकर रास्ते को खाली किया। चेन्नई के ज्यादातर इलाकों में एक जैसी ही हालात दिखे। वहाँ के कुछ इलाकों में तो सड़कें किसी नहर की तरह नजर आईं। इन सड़कों पर छोटी बड़ी गाड़ियों का दम निकल गया। शहर में जमा पानी की निकासी आसानी से हो सके, इसके लिए खुदाई करने वाली मशीनों की मदद से नालों की सफाई भी तेज कर दी गई। 100 बात की एक बात है कि तमिलनाडु के अलावा आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के समुद्री इलाकों में भी भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है, लेकिन सबसे ज्यादा असर तमिलनाडु में देखने को मिल सकता है, जिसे देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया। चेन्नई में बीते 24 घंटे में 125 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से चेन्नई में बाढ़ जैसे हालात बने और मुख्यमंत्री को राहत कार्यों का जायजा लेने के लिए खुद सड़कों पर उतरना पड़ा। गुजरात के खेड़ा से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां पुलिस थाने के बाहर भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग थाने के बाहर एक खुले मैदान में लगी, जहां पुलिस की कार्रवाई में पकड़ी कई गाड़ियां खड़ी थी, जो कुछ ही मिनटों में आग की चपेट में आ गईं।
वहां से सामने आई तस्वीरों में लपटें तांडव करती नजर आईं। कई मीटर ऊंची भयानक लपटों को देख वहां हड़कंप मच गया। आनन फानन में दमकल की गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि दमकल कर्मियों की कोशिश भी नाकाम होती दिखी। लपटों पर पानी की बौछारों का तो जैसे कोई असर ही नहीं हुआ। आग एक एक कर वहाँ खड़ी गाड़ियों को अपनी चपेट में लेती गयी। बताया गया कि वहाँ केमिकल के बड़े डिब्बे भी रखे थे, जिनकी वजह से आग और तेजी से भड़की। काफी देर की मशक्कत के बाद आग को तो बुझा लिया गया, लेकिन तब तक वहाँ खड़ी 25 से ज्यादा गाड़ियाँ जलकर राख हो गयी। સ્ટેશનના કમ્પાઉન્ડ વિસ્તારમાં જે રિકવર કરેલ વાહનો તેમજ જે સામાન હતો એમાં આગ લાગેલ હતી। हालांकि गनीमत ये रही कि आग से वहां मौजूद लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और सौभाग्य की एक बात है कि खेड़ा थाने के बाहर जब्त की हुई गाड़ियां और दूसरा सामान जमा था। इसी में देर रात आग लग गई। खबर है कि वहां आग पकड़ने वाला केमिकल भी रखा हुआ था, जिसकी वजह से आग और तेजी से भड़की और उसने वहां खड़ी 25 से ज्यादा गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि आग कैसे लगी इसकी वजह सामने नहीं आई और इसकी जांच जारी है। चीन की राजधानी बीजिंग समेत उत्तरी चीन के कई इलाकों में आए बर्फीले तूफान ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों के लिए भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसे देखते हुए प्रशासन को भी चौकन्ना कर दिया गया, ताकि बर्फबारी से बेहाल इलाकों में लोगों तक फौरन मदद पहुंचाई जा सके। इस बर्फीले तूफान का सबसे ज्यादा असर राजधानी बीजिंग पर पड़ा। वहां से सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि ज्यादातर सड़कों पर बर्फ का कब्जा हो गया और गाड़ियों का चलना इन सड़कों पर दूभर हो गया। हालात बिगड़ते देख फौरन राहत टीमों को मोर्चे पर लगाया गया, जिन्होंने खुदाई करने वाली मशीनों की मदद से सड़कों से बर्फ हटाने के काम में पूरी ताकत झोंक दी। वहां के एक दूसरे इलाके से सामने आई तस्वीर में भी दिखा कि इस बर्फीले तूफान के कारण हाईवे पर कई ट्रक आपस में टकरा गए और उन पर लदा सामान सड़क पर फैल गया। उधर चीन के इनर मंगोलिया प्रांत में भी कमोवेश ऐसे ही हालात दिखाई दिए। वहां बर्फीले तूफान की वजह से हवाई सेवा रोकनी पड़ी और एयरपोर्ट पर खड़े विमानों पर बर्फ की इतनी मोटी परत जम गई कि उसे हटाने के लिए एयरपोर्ट प्रशासन को कड़ाके की ठंड में भी खूब पसीना बहाना पड़ा। इस बर्फीले तूफान की मार से वहां की सड़कें, स्टेडियम, ट्रक और कारें कुछ भी नहीं बच पाए। इन हालात में जो लोग रोजमर्रा के जरूरी काम के लिए अपने घरों से निकले, उन्हें आसमान से बरस रही बर्फ का सामना करना पड़ा। बर्फबारी की वजह से सड़कों पर फिसलन इस कदर बढ़ गई कि गाड़ियों की रफ्तार भी थम गई। हाईवे पर जमी बर्फ को हटाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें काम करती दिखी, जबकि कुछ इलाकों में तो राहत टीमें फावड़े की मदद से बर्फ हटाती नजर आईं। सौभाग्य की एक बात यह कि कुछ रोज पहले तक चीन के कई प्रांत भारी बारिश और बाढ़ से बेहाल थे और अब ठंड की शुरुआत होते ही वहां बर्फीले तूफान ने बीजिंग समेत उत्तरी चीन के कई इलाकों में लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों में वहां के कुछ इलाकों में 30 सेंटीमीटर तक बर्फ गिर सकती है, जिसे देखते हुए प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया। पंजाब में भी तेल के दाम घटाए गए। देश के कई दूसरे राज्यों की तरह पंजाब ने भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर वैट घटा दिया, जिससे राज्य में पेट्रोल के दाम में प्रति लीटर 10 रुपए तो डीजल में 5 रुपए की कटौती हो गई। पेट्रोल दे रेट असी 10 रुपये 5 रुपये डीजल दे रेट अज तो ही रात तो असी घट कर देंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी को एक बार फिर महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की कस्टडी मिल गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 नवंबर तक उन्हें ईडी की कस्टडी में भेजने का आदेश दिया। क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी की एसआईटी सभी आरोपियों से फिर पूछताछ करेगी। समीर वानखेड़े के हटने के बाद एसआईटी हेड संजय सिंह और उनकी टीम इस मामले की जांच में जुटी है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आईआरसीटीसी ने डीलक्स ट्रेन सेवा के तहत श्री रामायण यात्रा की शुरुआत की। दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना हुई ये ट्रेन अयोध्या, काशी, सीतामढ़ी समेत कई धार्मिक जगहों पर जाएगी। इसमें जो यात्री हैं वो एक प्रभु राम से जुड़ी तमाम धार्मिक यात्रा का सुखद अनुभव ले सकेंगे। दिल्ली के द्वारका के दुर्गा पार्क में छठ घाट की मरम्मत को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया। आम आदमी पार्टी के विधायक विनय मिश्रा ने बताया कि जब वो लोग एक दिन पहले छठ घाट की मरम्मत के लिए वहां पहुंचे तो उन्हें बीजेपी के कब्जे वाले साउथ एमसीडी की ओर से रोक दिया गया। जब कल यहाँ पे हम घाट के मरम्मत के लिए यहाँ पहुँचे तो मेयर साहब यहाँ पहुँचे, मेयर के कुछ लोग यहाँ पहुँचे और उन्होंने उस काम को रोक दिया। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि जब 30 वर्षों से हम लोग यहाँ छठ मना रहे तो हमको छठ मनाने दिया जाए। साउथ एमसीडी के मेयर के इस फैसले से नाराज आम आदमी पार्टी के विधायक विनय मिश्रा अपने समर्थकों के साथ पार्क के बाहर ही धरने पर बैठ गए। छठ घाट की मरम्मत पर सियासी तकरार बढ़ी तो वहाँ पुलिस बल की भारी संख्या में तैनाती कर दी गयी। विनय मिश्रा धरने पर है कल से और सीधे तौर पर ये मांग कर रहे हैं कि इजाजत अगर मिली तो ठीक है और अगर नहीं मिली तो सारा सामान कुदाल वगैरह लेकर आए हैं, इसी पार्क में यहाँ छठ मनाया जाएगा। लेकिन साउथ एमसीडी के मेयर मुकेश सूर्या ने आम आदमी पार्टी के विधायक के आरोपों को बेबुनियाद बताया। इस छठ घाट को रोक रोकना चाहते हैं जिसको हम एमसीडी के लोग बना रहे हैं।
वहीं इस पूरे मामले में एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दिल्ली के द्वारका के आम आदमी पार्टी के विधायक विनय मिश्रा भी नजर आए। इस वीडियो में विनय मिश्रा अपने समर्थकों के साथ सागरपुर इलाके में एक पार्क के गेट के पास दिखाई दिए। बताया गया कि भीड़ ने कुछ देर बाद उस पार्क के गेट को तोड़ दिया। आरोप है कि आम आदमी पार्टी के विधायक ने कार्यकर्ताओं और वहां मौजूद महिलाओं को पार्क का गेट तोड़ने के लिए कहा। आगे आए, हम इस दरवाजे को तोड़ेंगे। अब महिलाएं आगे आए, हम इस दरवाजे को तोड़ेंगे। इस हंगामे पर विनय मिश्रा ने खुद सफाई दी और बताया कि उन्होंने प्रशासन से जाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन उन्हें कोई भरोसा नहीं दिया गया, जिसके बाद वो पार्क का गेट खोलकर वहां चले गए। एसडीएमसी के मेयर से हाथ जोड़ जोड़ के विनती की कि भैया यहाँ छठ करने दो। जब मुझे कोई आश्वासन नहीं मिला तो शाम को 5 बजे मैं खुद अपने तमाम साथियों के साथ उस छठ घाट का गेट खोलकर हम लोग घुसे और हमने उस घाट की सफाई की, उस घाट को बनाया। बिहार में जहरीली शराब से हुई लोगों की मौत के बाद कई जिलों में पुलिस ने इसके खिलाफ अभियान चलाया। हाल ही में गोपालगंज समेत कुछ जिलों में इसकी वजह से लोगों की मौत का सिलसिला शुरू हो गया था। और इस बीच अवैध शराब के कारोबार पर नकेल कसने के लिए कई शहरों में प्रशासन एक्शन में आ गया। नवादा में उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम ने कई जगहों पर छापेमारी की। बताया गया कि इस दौरान करीब आधा दर्जन अवैध शराब की भट्टियों का पता लगाकर उन्हें तोड़ा गया। एक इलाके से सामने आई तस्वीर में प्रशासन की टीम अवैध शराब को बहाती दिखी। इसके साथ ही शराब बनाने के सामान को भी नष्ट कर दिया गया। वहीं तैयार किए गए सैकड़ों लीटर अवैध शराब भी जब्त कर लिए गए। खबर है कि पुलिस ने वहां से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया। नवादा उत्पाद विभाग के द्वारा अभी विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज शहर से सटे अकबरपुर थाना क्षेत्र के चैताबिघा गांव में छापेमारी किया गया। इसी तरह मुंगेर में भी पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ मुहिम चलाई, जिसके तहत कुछ जगहों पर अवैध शराब की भट्टियों का पता चला। बताया गया कि पुलिस को देखते ही बदमाश वहां से भाग गए, लेकिन पुलिस ने उन भट्टियों को तोड़ने में देरी नहीं की। इसी तरह कई दूसरे जिलों में भी प्रशासन की टीम एक्शन में दिखी। ठीक। सौभाग्य की एक बात है कि अवैध शराब के मुद्दे पर बिहार में जहां विपक्षी दल नीतीश सरकार पर हमलावर है, तो वहीं राज्य में शराबबंदी पर दोबारा विचार करने की भी मांग उठने लगी। यही वजह है कि प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन में दिखाई दे रहा है, ताकि इस कारोबार को जल्द से जल्द इस पर नकेल कसी जा सके। दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई सदस्य शामिल हुए। बैठक में अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर मंथन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे, जिनका जोरदार स्वागत पार्टी नेताओं ने किया। इस दौरान एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर के परिसर में कुछ ऐसे कटआउट नजर आए, जिन पर कोरोना काल में पार्टी और पीएम की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी लिखी हुई थी, जिसे प्रधानमंत्री को दिखाते हुए जेपी नड्डा नजर आए। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए वहाँ कुछ राज्यों के कलाकारों को भी बुलाया गया। जबकि छठ पूजा के मौके पर वहाँ कुछ महिलाएं भी नजर आईं, जिनसे मिलने प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और उनको छठ पूजा की बधाई दी। बड़ा मैसेज चुनावी राज्यों को लेकर एक रणनीति भी दिखाता है बीजेपी की। ये मैसेज है बीजेपी की तरफ से, खासकर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। इसके बाद जब प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचे तो वहाँ दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने फूलों का गुलदस्ता और रंग वस्त्र पहनाकर उनका स्वागत किया। जबकि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में कोरोना काल में पीएम मोदी की ओर से लिए गए कड़े फैसलों की तारीफ की और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में कामयाबी के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया, जिसकी जानकारी बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी नेता भूपेंद्र यादव ने दी। उन्होंने आने वाले समय में पार्टी के कार्यकर्ताओं को उमंग उत्साह के साथ कार्य में जुटते हुए पार्टी की कार्यपद्धति को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। लगे हाथ पार्टी ने इस बात के साफ संकेत दिए कि पार्टी पंजाब में अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पंजाब में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस तैयारी के साथ सारे विषयों को वहां पर रखा गया। इस बैठक में लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी समेत कुछ नेता वर्चुअल तरीके से जुड़े। कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले नेताओं को भी इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में श्रद्धांजलि दी गई।
सौभाग्य की एक बात है कि अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मंथन हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को मेहनत करने का मंत्र दिया। साथ ही इस बैठक में आर्थिक मोर्चे और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री के प्रयासों की तारीफ हर किसी ने की। और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भूमि पूजन करेंगे। यतेंद्र शर्मा हमारे रिपोर्टर की यह खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यतेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस पूरी खबर को लेकर? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का निर्देश है कि जितने भी चुनावी राज्य हैं वहाँ के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो अधूरे काम है, वो जल्द से जल्द पूरे होने चाहिए। और जेवर का जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो जेवर में बनना है, वो काफी दिनों से उसकी तैयारियां चल रही थी और अब उसकी डेट तय हुई है। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी जेवर में जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा उसका भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। और अगर ये बनता है, जब ये अस्तित्व में आ जाएगा एयरपोर्ट, तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश खासकर और सेंट्रल यूपी के लोग जो दिल्ली की तरफ जाते हैं उन्हें बड़ी राहत, यानी कि लाखों करोड़ों लोगों को राहत मिलेगी और जेवर एयरपोर्ट से उनको अपनी फ्लाइट से मिलने में सुविधा रहेगी। जी, आर्यन ड्रग्स केस की जांच में जुटी एनसीबी की टीम के हाथ कुछ अहम जानकारियां लगी। CNN न्यूज़ 18 की रिपोर्ट है कि बीती रात एनसीबी की टीम ने उस क्रूज का दौरा किया जिसमें छापेमारी कर 2 अक्टूबर को ड्रग्स केस के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी की टीम ने पाया कि जिस रात आर्यन खान समेत बाकी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, उस रात एनसीबी की छापेमारी में भारी लापरवाही बरती गई। एनसीबी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक उस रात एनसीबी के अधिकारियों ने प्रोटोकॉल की भी चिंता नहीं की और छापेमारी की कार्रवाई पूरी किए बगैर उस क्रूज को समुद्र में जाने की इजाजत दे दी गई थी। सूत्रों ने सबसे चौंकाने वाला दावा यह किया कि उस रात एनसीबी की रेड का मकसद सिर्फ और सिर्फ आर्यन खान को गिरफ्तार करना था, जबकि बाकी कई लोगों को वैसे ही जाने दिया गया। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में सर्द और अंधेरी रातों में लाइट फेस्टिवल की धूम दिखाई दी। सर्दियां शुरू होते ही नॉर्वे में रात बड़ी और दिन छोटे होने लगते हैं। आमतौर पर दोपहर बाद ही अंधेरा छाने लगता है, लेकिन ऐसी अंधेरी शाम में भी राजधानी ओस्लो रोशनी में डूबी नजर आई। वहां की सड़कें और चौराहे लेजर लाइट से जगमगाते दिखे। इस लाइट फेस्टिवल की सबसे बड़ी खासियत पृथ्वी की तरह नजर आने वाला एक बड़ा सा बलून था। जमीन से कुछ ऊंचाई पर मौजूद इस बड़े से गुब्बारे में लेजर लाइट के जरिए ऐसा कमाल किया गया कि वो अंतरिक्ष में मौजूद पृथ्वी की तरह दिखाई दिया। Provide an opportunity for the public to look at the Earth as they've never seen it before and almost pretend they're an astronaut. इसी तरह सौर मंडल के दूसरे ग्रहों को भी दिखाया गया। लेजर लाइट और तकनीक के कमाल से ओस्लो का आसमान जगमगाता दिखा। वहाँ एक से बढ़कर एक आकृतियां नजर आईं। बड़ी तादाद में लोग भी इस लाइट फेस्टिवल में शामिल हुए और जमकर मस्ती की। सौभाग्य की एक बात यह कि उत्तरी ध्रुव के करीब स्थित नॉर्वे में सर्दियों के वक्त रातें लंबी होती हैं, जबकि दिन बहुत छोटे। दूसरे देशों में जहां शाम तक उजाला रहता है, नॉर्वे में दोपहर बाद ही सूरज ढल जाता है। ऐसे में वहां सर्दियों की शुरुआत के साथ ही खास तरह का लाइट फेस्टिवल आयोजित किया गया, जिसमें रोशनी के जरिए अंधेरे को जीतने का संदेश दिया गया। दूसरी बार आयोजित हुए इस फेस्टिवल में बड़ी तादाद में लोग भी शामिल हुए। अवैध धर्मांतरण पर यूपी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की। अवैध धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस ने मौलाना उमर गौतम के बेटे अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया। खबर है कि विदेशों से मिली रकम के बारे में हुई पूछताछ में सही जानकारी न देने पर उसकी गिरफ्तारी हुई। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने 12 ट्वीट कर राज्य में अपनी ही सरकार को घेर लिया। सिद्धू ने एडवोकेट जनरल एपीएस देओल को घेरते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि न्याय अंधा हो सकता है लेकिन पंजाब के लोग नहीं। एक दिन पहले एपीएस देओल ने सिद्धू पर काम में अड़चन डालने का आरोप लगाया था। ईडी के बाद सीबीआई अब महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की कस्टडी लेने की तैयारी में है। ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में सीबीआई ने इसी साल अप्रैल में देशमुख के खिलाफ केस दर्ज किया था। वहीं हाल ही में इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी सीबीआई कोर्ट में अर्जी देकर उनकी कस्टडी की मांग कर सकती है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जीका वायरस का कहर जारी है और अब तक इस खतरनाक बीमारी के मरीजों की संख्या बढ़कर 89 तक पहुंच गई, जिनमें 3 एयरफोर्स के कर्मचारी भी शामिल हैं। पिछले 24 घंटे में कानपुर में जीका वायरस के 10 नए मरीज सामने आए। एनसीआर की हवा लगातार जहरीली बनी हुई है और अभी भी कई इलाकों में सुबह सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार रिकॉर्ड किया गया, जिसे देखते हुए दिल्ली सरकार की तमाम एजेंसियों ने इस प्रदूषण पर काबू पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी।
जिसकी एक तस्वीर राजघाट इलाके से सामने आई। वहां दिल्ली सरकार के कर्मचारी पानी के टैंकरों की मदद से सड़क किनारे मौजूद पेड़ों और पौधों पर पानी का छिड़काव करते दिखाई दिए, ताकि धूल के बेहद महीन कणों को उड़ने से रोका जा सके। इस वायु प्रदूषण के पीछे दिवाली के मौके पर हुई आतिशबाजी और पराली जलाए जाने की घटनाओं को अहम वजह माना जा रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में हालात एक जैसे ही नजर आए। मथुरा रोड का मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स 473 है, सीवियर कैटेगरी, मतलब दिल्ली के औसत जो पोल्यूशन लेवल है उससे भी ज्यादा। हमें आंखों में जलन महसूस हो रही है, गले में एक तरह से खराश हो रही है। उधर दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में भी हवा बेहद खराब रही। इन हालात में जो लोग रोजमर्रा के काम के लिए घरों से निकले, उन्हें इस धुएं वाले कोहरे का सामना करना पड़ा। दीपावली बीत गई, लेकिन प्रदूषण की मार दिल्ली एनसीआर के लोगों पर अब तक पड़ रही है। कई जगह जो एयर क्वालिटी लेवल है वो 400-500 के ऊपर जा रहा है। गाजियाबाद में भी यही हालात दिखे। वहाँ कई इलाकों में सुबह सुबह धुएं वाला कोहरा छाया रहा। सौभाग्य की एक बात यह कि जब तक दिल्ली एनसीआर में तेज हवाएं नहीं चलेंगी या फिर बारिश नहीं होगी, तब तक वायु प्रदूषण से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं। जिस तरह दिवाली के बाद से एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के ऊपर बना हुआ है, उसे देखते हुए जल्द ही निर्माण कार्यों पर रोक, कोयले से चलने वाले बिजली घरों, ईंट भट्टों और फैक्ट्रियों को बंद करना पड़ सकता है। दुनिया भर के नेताओं पर हुए एक सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर सबसे लोकप्रिय नेता माना गया। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्विटर पर दी। यह सर्वे अमेरिका की मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस नाम की एक एजेंसी के जरिए करवाया गया, जिसमें भारत, ब्रिटेन और अमेरिका समेत दुनिया के कई देश के नेताओं की लोकप्रियता से जुड़ी जानकारियां जुटाई गई। इस सर्वे में पीएम नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70% रही, जो कि 13 वैश्विक नेताओं में सबसे ज्यादा है, जबकि दूसरे नंबर पर मेक्सिको के राष्ट्रपति रहे और तीसरे नंबर पर इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी रहे। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 44% अप्रूवल रेटिंग के साथ छठे नंबर पर रहे, जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस सर्वे में 10वें नंबर पर काबिज हुए। यूरोप के देश जॉर्जिया में जेल में बंद वहां के पूर्व राष्ट्रपति के समर्थन में सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। अक्टूबर में जॉर्जिया की सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया, जिसके बाद अब जेल के अंदर उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर आई। और जैसे ही ये खबर फैली, उनके कई समर्थकों ने रुस्तावी जेल के बाहर ही तंबू गाड़ दिए। इतना ही नहीं, कुछ प्रदर्शनकारी जेल की ओर कूच कर गए, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने भी मोर्चा संभाला और प्रदर्शन कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान दोनों के बीच खूब धक्का मुक्की भी हुई। हालांकि बाद में प्रदर्शन में शामिल कई लोग तंबुओं में चले गए। इन लोगों ने जेल में बंद पूर्व राष्ट्रपति को अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग की। पूर्व राष्ट्रपति के समर्थन में जेल के बाहर प्रदर्शन करने वालों में बड़ी संख्या में महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हुए। सौभाग्य की एक बात यह कि मीशा नाम से मशहूर मिखाइल साकशवली 2004 से लगातार 2 बार जॉर्जिया के राष्ट्रपति चुने गए थे, जिन पर सत्ता में रहते हुए विरोधियों पर ज्यादती करने के आरोप में कई मुकदमे भी दर्ज हुए थे, जिसके बाद वो यूक्रेन जाकर वहां के नागरिक बन गए थे, जिन्हें उनकी गैर मौजूदगी में ही 3 साल पहले कैद की सजा सुनाई गई थी। और 1 अक्टूबर को वो यूक्रेन से लौटे तो उन्हें जॉर्जिया की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिनकी तबीयत जेल में भूख हड़ताल की वजह से बिगड़ने की खबर फैली तो पूर्व राष्ट्रपति के कई समर्थक उनकी रिहाई के लिए जेल के बाहर जमा हो गए। बिहार के समस्तीपुर में चुनाव चिन्ह के बंटवारे के मुद्दे पर जमकर बवाल हुआ। लोगों ने आरोप लगाया कि नामांकन की प्रक्रिया खत्म होने के बाद भी उन्हें चुनाव चिन्ह नहीं दिए जा रहे हैं, जिसके खिलाफ उम्मीदवार और उनके समर्थकों ने मोर्चा संभाल दिया। बड़ी तादाद में लोग बीडीओ के दफ्तर के सामने इकट्ठा हो गए और जमकर हंगामा किया। इस बीच जब पुलिस उन्हें रोकने पहुंची तो गुस्साए लोग पुलिस से ही उलझ पड़े। तस्वीरों में कुछ लोग पुलिस वाले से हाथापाई करते नजर आए। बाद में पुलिस ने किसी तरह भीड़ को शांत किया। लोगों ने आरोप लगाया कि वो चुनाव चिन्ह लेने के लिए अपना प्रचार छोड़कर दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उन्हें चिन्ह के बदले नई तारीख दे दी गई। बोलते हैं शनिवार को आइए, सोमवार को आइए, रविवार को आइए, अब कहते हैं 8 तारीख को आइए। हालांकि पुलिस ने वहां किसी भी तरह के उपद्रव की खबर को खारिज कर दिया। सौभाग्य की एक बात है कि समस्तीपुर के कल्याणपुर ब्लॉक में पंचायत चुनाव होने हैं। उम्मीदवारों का आरोप है कि नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक प्रशासन ने उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह नहीं बांटे। ऐसे में उम्मीदवारों के सामने ये संकट है कि वो बिना चिन्ह के प्रचार करें तो कैसे करें। यही नहीं, उनका आरोप है कि वो चुनाव निशान के लिए आए दिन सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के लिए मजबूर है, जिससे उनका वक्त तो बर्बाद हो ही रहा है, प्रचार भी इससे प्रभावित हो रहा है। ऐसे में नाराज प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और हंगामा कर दिया। भारत T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया।
T20 वर्ल्ड कप के एक मैच में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ न्यूजीलैंड ग्रुप 2 से सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई, जबकि भारत इस रेस से बाहर हो गया। वहीं लाहौर हाईकोर्ट ने आतंकी संगठन जमात उद दावा के 6 आतंकियों को भी बरी कर दिया। अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में एक म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान मची भगदड़ में 8 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में 13 लोग भी जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। छठ पूजा के लिए मुंबई के नगर निगम बीएमसी की सख्ती से लोग नाराज हो गए। बीएमसी ने कोरोना का हवाला देते हुए समुद्र के किनारे छठ पूजा मनाने पर रोक लगा दी। यही नहीं, छठ पूजा मनाने वाले संगठनों को कई तरह के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए। बीएमसी ने ये कहा है कि ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाएगी, जिसके चलते समुद्र किनारे जो है छठ पूजा नहीं बनाई जा सकती है। बीएमसी ने समुद्र किनारे छठ पूजा मनाने की जगह अपने खर्च पर आर्टिफिशियल तालाब बनाने और फिर पूजा के बाद उन्हें भरने के निर्देश दिए, जिससे मुंबई में रहने वाले बिहार के लोगों का गुस्सा भड़क गया। यहाँ गुरुवार का मार्केट लगता है, इतना भीड़ होता है, तब कोरोना नहीं फैलता है, और आज का पूजा के लिए कोरोना होगा। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोगों ने बीच सड़क पर होमगार्ड के एक जवान की पिटाई कर दी, वो भी पुलिस वालों के ही सामने। बताया गया कि ट्रैफिक जाम खुलवाने पहुंचे जवान की वहां मौजूद एक दुकानदार से रेहड़ी हटवाने पर कहासुनी हो गई, जिसके बाद तो दुकानदार और उसके साथियों ने पुलिस वालों के सामने ही जवान को दबोच लिया और उसके साथ हाथापाई शुरू कर दी। धक्का मुक्की में महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। एक महिला ने तो जवान की कॉलर पकड़ ली और उसके साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। हंगामे के बीच वो जवान सड़क पर ही गिर पड़ा, लेकिन भीड़ ने उसे नहीं छोड़ा। इस दौरान वहां पुलिस के कई दूसरे जवान भी मौजूद दिखे, लेकिन वो भी पूरी तरह बेबस नजर आए। वो बस चुपचाप अपने साथी को पिटते देखते रहे। इस दौरान जवान ने बचकर भागने की कोशिश भी की, लेकिन लोगों ने उसे दौड़ाकर फिर पकड़ लिया। काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा। बाद में किसी तरह पुलिस वालों ने अपने साथी को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया और अस्पताल पहुँचाया। सौभाग्य की एक बात है कि होमगार्ड का जवान जाम खुलवाने पहुंचा था। इस दौरान उसने वहां खड़े हुए फल वाले को अपनी रेहड़ी हटाने के लिए कहा। इसी बात पर दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। दुकानदार का आरोप है कि जवान ने उसके सिर में डंडा मार दिया, जिससे वो घायल हो गया। इसके बाद दुकानदार के पक्ष के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए और उन्होंने होमगार्ड की जमकर पिटाई कर दी। हालांकि अब पुलिस घटना की जांच करने और कानून हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई की बात कह रही है। यूरोप के देश बोस्निया में बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद पहुंचाने का काम तेज कर दिया गया है। भारी बारिश की वजह से वहां की कई नदियों में उफान आ गया, जिसके पानी ने शहर को कुछ इस तरह से डुबो दिया, जिसके बाद प्रशासन ने राहत और बचाव के काम में तेजी ला दी। राजधानी सारायेवो से सामने आई एक तस्वीर में प्रशासन की टीम सैलाब से एक इलाके को बचाने की कोशिश में जुटी दिखी। इसके लिए रेत से भरी बोरियों की मदद ली गई, ताकि पानी की तेज धार का रुख बदलकर शहर को बाढ़ से बचाया जा सके। इस काम में खुदाई करने वाली मशीन का भी सहारा लिया गया। इसके बावजूद कई इलाके अब भी पानी में डूबे दिखाई दिए। वहां पानी का स्तर इतना था कि सड़कों पर खड़ी गाड़ियों की सिर्फ छतें नजर आ रही थी। कई दूसरे इलाकों का भी यही हाल रहा। सैकड़ों मकानों ने जल समाधि ले ली। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। ऐसे में सड़कों का तो कहीं अता पता ही नहीं था। कुछ लोग घुटनों तक भरे पानी में किसी तरह पैदल चलते दिखाई दिए। सौभाग्य की एक बात है कि पिछले कई दिनों से हो रही बारिश बोस्निया के कई शहरों पर कहर बनकर टूटी। वहीं नदियों के पानी ने आग में घी डालने का काम किया, जिसकी वजह से हजारों मकान बाढ़ में डूब गए और लोग अपने ही घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। भारी बारिश की वजह से वहां के तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई, जिसने लोगों की मुसीबत को और बढ़ा दिया। दुनिया को धोखे में रखकर चीन जैविक हथियारों की गतिविधियों में लगा हुआ है। News18.com की रिपोर्ट है कि अमेरिका के रक्षा विभाग ने अपनी ताजा रिपोर्ट में यह दावा किया कि चीन इस वक्त जैविक हथियारों की गतिविधि में शामिल है। 192 पेज की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि चीन तेजी से अपने जमीन, समुद्र और हवा से मार करने वाले परमाणु हथियारों का भी तेजी से विस्तार कर रहा है। और रिपोर्ट में इस चौंकाने वाली बात का भी जिक्र है कि 2030 तक चीन के परमाणु हथियारों की तादाद 1000 के करीब पहुंच जाएगी। अमेरिका के रक्षा विभाग की इस रिपोर्ट ने दुनिया को हैरान कर दिया है। हालांकि चीन ने अमेरिका की इस रिपोर्ट को भ्रामक बताया। पाकिस्तान ने फिर कायराना हरकत की। गुजरात के द्वारका के पास समंदर के इलाके में पाकिस्तानी मरीन ने भारतीय मछुआरों की नाव पर अचानक फायरिंग कर दी, जिसमें एक मछुआरे की मौत जबकि दूसरा जख्मी हो गया। पाकिस्तान मरीन चौकी द्वारा भारतीय सीमा नजदीक एक बोट में फायरिंग किया। एक फिशरमैन का डेथ हुआ, एक फिशरमैन इंजर हो गया।
एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के आरोपों पर समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने नवाब मलिक पर 1.25 करोड़ के मानहानि का केस कर दिया, जिस पर कुछ घंटों बाद कोर्ट में सुनवाई होगी। लखीमपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में कुछ घंटों बाद सुनवाई होगी। इस दौरान यूपी सरकार इस मामले में अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी कोर्ट को देगी। बिहार के हाजीपुर में जमीन के विवाद में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान वहां कई राउंड फायरिंग और बमबाजी भी हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। भारतीय मछुआरों पर पाकिस्तानी मरीन की फायरिंग के मुद्दे पर भारत ने गंभीरता से लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज 18 के नीरज कुमार की खबर है कि भारत सरकार इस मुद्दे को पाकिस्तान सरकार के सामने कड़ाई से उठाएगी। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने कहा है कि मामले की जांच जारी है। 6 नवंबर को पाकिस्तानी मरीन की फायरिंग में एक भारतीय मछुआरे की मौत हो गई थी। हमारे सहयोगी नीरज ज्यादा जानकारी के लिए मौजूद है। नीरज, हिंदुस्तान का सख्त रवैया किस तरह से सामने आ रहा है? सबीना, बिल्कुल आधिकारिक सूत्रों ने हमें जो जानकारी दी है, भारत ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। एक मछुआरे की मौत हुई है, हालांकि अभी जांच जारी है पूरी घटना की, और भारत ने ये तय किया है कि कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान के सामने पूरे मामले को रखा जाएगा, क्योंकि घटना बहुत गंभीर है और भारत को लगता है कि पाकिस्तान के सामने अगर इस पूरे मामले पर सख्ती नहीं दिखाई गई तो आने वाले वक्त में इस तरह की घटना को पाकिस्तान के मरीन की तरफ से फिर अंजाम दिया जा सकता है। तो घटना की जांच जारी है, लेकिन भारत ने ये तय किया है कि पूरे मामले को पाकिस्तान के सामने कूटनीतिक स्तर पे रखा जाएगा। मुंबई के कांदिवली इलाके में एक इमारत की 14वीं मंजिल में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 2 महिलाओं की जान चली गई, जबकि कुछ लोग घायल हो गए। बताया गया कि 15वां मंजिला इस इमारत में 14वीं मंजिल से आग भड़की। और जब तक लोग कुछ समझते, आग की तेज लपटें वहां से उठने लगी। मौके पर मौजूद लोगों ने फौरन दमकल विभाग से मदद मांगी, जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियां घटना वाली जगह पहुंच गई और 14वीं मंजिल पर धधकती आग को बुझाने में जुट गई। हालात को काबू में करने में थोड़ा वक्त लगा, क्योंकि इमारत की दूसरी मंजिलों में भी आग के फैलने का डर सताने लगा। इसलिए सबसे पहले उस हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले बाकी लोगों को सुरक्षित निकाला गया और फिर उन्हें बिल्डिंग के अहाते में रखा गया, जिसके बाद पानी की बौछार कर आग बुझा दी गई। तो यहाँ पर फिलहाल बिल्डिंग के लोगों को निकाल दिया गया है। चारों तरफ आपको पुलिसकर्मी दिखाई पड़ रहे हैं और फिलहाल बिल्डिंग की लाइट काट दी गई है। जैसे ही इमारत में लगी आग ठंडी पड़ी, दमकल विभाग के लोगों ने वहां सर्च ऑपरेशन चलाया ताकि फंसे लोगों को बचाया जा सके। आग पूरी तरह से बुझ गई है, थोड़ा कूलिंग ऑपरेशन चालू है, सर्च ऑपरेशन चालू है। इस घटना के बाद मुंबई की मेयर भी मौके पर पहुंची और लोगों से मुलाकात कर इस हादसे की पूरी जानकारी ली। सौबात की एक बात यह कि हाउसिंग सोसाइटी के जिस फ्लैट में आग लगी, बताया गया कि उसमें हादसे के वक्त 7 लोग थे जिन्होंने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की और 5 लोग उसमें कामयाब भी रहे, लेकिन 2 महिलाएं हादसे का शिकार हो गई। इमारत में आग लगने से पूरी बिल्डिंग में हड़कंप मच गया। गनीमत ये रही कि यह आग दूसरे फ्लैट तक फैलने से पहले ही बुझा ली गई, वरना यह हादसा और भी खतरनाक हो सकता था। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के एक 13 साल के लड़के के जनाजे में सैकड़ों की भीड़ जुटी और इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। 2 दिन पहले इजराइल की सेना और फिलिस्तीनियों के बीच हुई झड़प में 13 साल के इस लड़के को गोली लग गई थी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद उसके जनाजे में सैकड़ों की भीड़ उमड़ पड़ी। अंतिम यात्रा के दौरान उसे वहां के रिवाज के मुताबिक फौजी सम्मान दिया गया और कुछ नकाबपोश फौजियों ने हवा में फायरिंग कर अपने गुस्से का इजहार किया। फिलिस्तीन के झंडे में लिपटे उसके शव को वहां के फौजी अधिकारियों ने भी कंधा दिया। इस दौरान लोगों का हुजूम उनके पीछे नजर आया। गुस्साए लोगों ने इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सौबात की एक बात यह कि 54 साल से वेस्ट बैंक पर इजराइल का कब्जा है, लेकिन फिलिस्तीन के लोग वहां से हटने के लिए तैयार नहीं, जिसकी वजह से वहां इजराइल की सेना और फिलिस्तीन के बीच जंग भी जारी है, जिसमें नाबालिग बच्चे और महिलाएं भी मारी जाती हैं, जिनके जनाजे में प्रदर्शन करके फिलिस्तीन के चरमपंथी गुट अगली पीढ़ी में जंग की आग जलाए रखना चाहते हैं।